हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9 सोशल साइंस की जियोग्राफी पार्ट में दिए हुए चैप्टर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट्स के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाली हूं और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 3 वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 9 सोशल साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को भी। पार्ट 1 वीडियो में मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए हुए द बिग क्वेश्चंस को कवर किया है। पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया है। इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ए पर दिया हुआ है द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर और बी पर है द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। चलिए पहले ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में डिफरेंस को देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर इट इज लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की इस फिगर को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ पर ये अर्थ है और सबसे पहली निचली लेयर है ट्रोपोस्फेयर और इसके बाद दूसरी वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड डिफरेंस है कि इट एक्सटेंड अप टू अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। यहाँ पर 18 किलोमीटर की जगह कई जगह पर 20 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर 18 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक अर्थ पर फैला हुआ होता है। इस फिगर में देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है ट्रोपोस्फेयर 20 किलोमीटर तक और स्ट्रेटोस्फेयर 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड्स रेन एंड स्टॉर्म्स ऑकर हियर। और स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होता, इट इज जनरली फ्री फ्रॉम वेदर डिस्टर्बेंसेस। चौथा डिफरेंस है टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। हाइट के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। और लास्ट डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में इट कंटेन्स द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादातर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और बी पर आपको डिफरेंस बताना है साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून पर। साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून में फर्स्ट डिफरेंस है इट जनरली ऑकर्स फ्रॉम जून टू सितंबर और नॉर्थ ईस्ट मानसून इट जनरली ऑकर्स फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो विंड्स ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टूवर्ड इंडिया। विंड साउथ वेस्ट से इंडिया की तरफ बहती है, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून में विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड द सी। नॉर्थ ईस्ट से सी की तरफ बहती है। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द इंडियाज एनुअल रेनफॉल, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली टू तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्टर्न इंडिया। फोर्थ डिफरेंस है कि इट इज डिवाइडेड इनटू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस। साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस में डिवाइड होता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून इट इज मेनली एसोसिएटेड विथ द रिट्रेटिंग मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून मेनली मानसून की वापसी से जुड़ा हुआ है। और लास्ट डिफरेंस है कि साउथ वेस्ट मानसून इट इज द मेन रेनी सीजन ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट मानसून इंडिया का मेन रेनी सीजन है, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया का शॉर्टर रेनी सीजन है। इस मानसून में इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही बारिश होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। डू इट योरसेल्फ। टेबल 3.3 shows the average monthly temperatures and rainfall amounts for 10 representative stations। क्वेश्चन में इस टेबल की बात की जा रही है और यहाँ पर दिया हुआ है कि इसे आपको स्वयं करना है। इस टेबल में 10 रिप्रेजेंटेटिव स्टेशंस के एवरेज मंथली टेम्परेचर और रेनफॉल को दिखाया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इस फिगर को आप स्वयं स्टडी करें और इसे टेम्परेचर एंड रेनफॉल ग्राफ में कन्वर्ट करें। विजुअल रिप्रेजेंटेशन से अर्थात ग्राफ के द्वारा आपको इसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का पता चलेगा।
कहने कहते हैं कि दिए गए स्टेशंस की टेम्परेचर और रेनफॉल में क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। वन सच ग्राफ फिगर 3.14 इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में स्टेशंस के नेम दिए हुए हैं, टेम्परेचर उनका रेनफॉल दिया हुआ है। यहाँ पर लैटिट्यूड दिया है, यहाँ पर एल्टीट्यूड दिया है, इसके बाद मंथ्स की नेम और लास्ट में एनुअल रेनफॉल। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी डेटा दिए हुए हैं उनके लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इस ग्राफ में ये एक्सिस y1 एक्सिस है जहाँ पर टेम्परेचर सेल्सियस में दिखाया गया है और ये एक्सिस y2 एक्सिस है, यहाँ पर रेनफॉल सेंटीमीटर में दिखाया गया। ये लाइन ग्राफ है और ये बार ग्राफ है। ये लाइन ग्राफ टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये बार ग्राफ रेनफॉल को। यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक मंथ्स शो किए गए हैं कि किस मंथ में कितना टेम्परेचर और कितना रेनफॉल था। ये एक्सिस एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ केवल दिल्ली स्टेशन के लिए है। इसी तरह का ग्राफ आपको सभी स्टेशन के लिए बनाने हैं या एक ग्राफ में आप सभी स्टेशंस की टेम्परेचर या रेनफॉल को शो कर सकते हैं। ये दिल्ली स्टेशन है। यहाँ पर जुलाई में टेम्परेचर है 14.4 और रेनफॉल है 2.5। ग्राफ में 14 देखिए, ये 15 है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर 14.4 होगा, इसलिए यहाँ पर एक डॉट लगाया गया है और रेनफॉल है 2.5 जो कि यहाँ कहीं पर होगा, इसलिए ये बार यहाँ तक बनाया गया है। ये 2.5 का बार है। इसके बाद फरवरी में टेम्परेचर 16.7 और रेनफॉल 1.5। पहले टेम्परेचर को देखिए, 15 के बाद ऊपर यहाँ पर होगा 16.7 और फरवरी का रेनफॉल ये है, यहाँ पर कहीं पर 1.5 होगा यहाँ तक, इसलिए बार यहाँ तक बनाया गया है। इसी तरह से इस ग्राफ में सभी मंथ्स के रेनफॉल को और टेम्परेचर को शो किया गया। चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं, कहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। इस टेबल में देखिए मई और जून में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 33.3 और 33.3 और रेनफॉल है मई में 1.8 और जून में 7.4। टेबल में जुलाई में रेनफॉल सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, इसलिए ग्राफ में ये देखिए ये बार सबसे ज़्यादा है, जुलाई का है 19 पॉइंट समथिंग। टेम्परेचर सबसे अधिक 33.3 यहाँ पर मई और जून में दिखाया गया है। इसी तरह से दिसंबर तक टेम्परेचर और रेनफॉल को शो किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ग्राफ किस तरह से बनाना है टेम्परेचर के लिए और रेनफॉल के लिए। चलिए देख लेते हैं कि बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के लिए ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पर दिए गए टेम्परेचर और रेनफॉल के डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलुरु के लिए इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मुंबई स्टेशन में दिए गए टेम्परेचर और रेनफॉल के अकॉर्डिंग इस तरह का ग्राफ बनेगा और कोलकाता में दिए गए टेम्परेचर और रेनफॉल के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। बाकी के बचे हुए स्टेशन के लिए आप स्वयं ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 7.1 है, नाउ लुक एट टेबल 3.3 अगेन, रीअरेंज 10 स्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इस क्वेश्चन में आपको 10 स्टेशंस को रीअरेंज करना है उनके डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर के अकॉर्डिंग। 10 स्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ पर क्लोजेस्ट टू इक्वेटर, लोएस्ट एल्टीट्यूड टू फॉरदेस्ट फ्रॉम इक्वेटर, हाईएस्ट लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अरेंज कर। यहाँ पर आप इन वैल्यूज को देखिए, इनमें से सबसे लोएस्ट है लास्ट की 8 डिग्री 29 नॉर्थ, या फिर इसे पढ़ेंगे 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ, इसलिए पहला स्टेशन होगा थिरुअनंतपुरम 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ। इसके बाद है 12 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ बेंगलुरु। इसके बाद है चेन्नई 13 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसी तरह से अभी सभी स्टेशंस के लेटीट्यूड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिएगा। रीअरेंज करने पर स्टेशंस इस तरह से आएंगे। थिरुअनंतपुरम 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ, बेंगलुरु 12 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ, थर्ड पर है चेन्नई 13 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 4 पर है मुंबई 19 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ, कोलकाता 22 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ, फिर शिलोंग 24 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ। इसके बाद जोधपुर 26 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट है दिल्ली
29 डिग्री नॉर्थ और लास्ट है लेह 34 डिग्री नॉर्थ। 7.2 पर दिया हुआ है फाइंड आउट ए पर है टू स्टेशंस विद द मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट। जोधपुर में देखिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और लेह में सबसे कम माइनस में टेम्परेचर है, इसलिए आंसर हो जाएगा टू स्टेशंस विद द मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट। पहला है लेह एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स ड्रिपिंग वेल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड लो रेन, और दूसरा है जोधपुर एक्सट्रीमली हाई समर टेम्परेचर्स विद हाई डायरनल एंड एनुअल टेम्परेचर रेंजेस। बी पर क्वेश्चन है टू स्टेशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय रिट्रीटिंग मानसून्स। टेबल में आप टू स्टेशंस देख लीजिएगा। टू स्टेशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय रिट्रीटिंग मानसून्स, फर्स्ट है चेन्नई receives its maximum rainfall in October and November, और बेंगलुरु receives notable rainfall during the autumn retreating monsoon season। और सी पर क्वेश्चन है द टू हॉटेस्ट स्टेशन इन द मंथ्स ऑफ फरवरी और जून। चलिए यहाँ से चेक करते हैं। फरवरी में 22, 24, 22, 16, 19, 25, 23, 11, 27 और लास्ट में लेह का है -7.2। फरवरी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है थिरुअनंतपुरम का 27.3। टू स्टेशंस का पूछा है इसलिए सेकंड स्टेशन है चेन्नई 25.7। फर्स्ट है थिरुअनंतपुरम और दूसरा है चेन्नई। और जून में देखिए 24, 28, 29, 33, 33.9, एक है जोधपुर और दूसरा है दिल्ली 33.3। आप चाहें पहले इसे लिखें या इसे, क्योंकि इनसे ज़्यादा और टेम्परेचर कहीं पर भी नहीं, इसलिए आप लिखेंगे द टू हॉटेस्ट स्टेशन इन द मंथ्स ऑफ फरवरी थिरुअनंतपुरम 27.3 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई 25.7 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से जून में जोधपुर 33.9 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली 33.3 डिग्री सेल्सियस। चलिए 7.3 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ फाइंड आउट ए पर है व्हाई डज शिलोंग एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन कोलकाता। इसका रीजन है कि ये मेघालय प्लेटू में स्थित है और यहाँ की हिल्स साउथ वेस्ट मानसून से आने वाली मॉइस्चर से भरी हुई बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाओं को वर्टिकली ऊपर की ओर उठाती है, जिससे यहाँ पर ओराग्राफिक रेनफॉल होता है, जबकि कोलकाता प्लेन्स में स्थित है जिससे ओराग्राफिक लिफ्टिंग बहुत कम हो जाती है। यही रीजन है कि शिलोंग में हैवी रेन होती है जबकि कोलकाता में नहीं। Shillong is located on the Meghalaya Plateau where the relief features hills force the moisture-laden Bay of Bengal branch of the southwest monsoon winds to rise vertically, leading to intense orographic rainfall. And Kolkata lie in the plains and receives less concentrated orographic lifting. B पर क्वेश्चन है why does Delhi receive more rainfall than Jodhpur? रीजन है Delhi received rainfall from both the Bay of Bengal branch and occasionally the Arabian Sea branch। यहाँ पर दोनों जगह से बारिश होती है। जोधपुर lies further west in राजस्थान। जोधपुर राजस्थान के वेस्ट में है। Where the Arabian Sea branches runs parallel to the Aravalli hills without rising to cause rain, and the Bay of Bengal branch loses most of its moisture by the time it reaches there। जोधपुर में अरेबियन सी की जो ब्रांचेस हैं वो अरावली हिल्स के पैरेलल बहती हैं, लेकिन राइज होकर के वर्षा को नहीं लाती, और बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस है वो जोधपुर पहुंचते पहुंचते अपने मॉइस्चर को खो देती हैं। यही रीज़न है कि दिल्ली में ज़्यादा बारिश होती है जबकि जोधपुर में नहीं। 7.4 में दिया हुआ है नाउ थिंक वाई, सोचिए क्यों। ए पर है थिरुअनंतपुरम हैज़ एन इक्वेबल क्लाइमेट। थिरुअनंतपुरम में क्लाइमेट एक जैसा क्यों रहता है? इसका रीज़न है कि ये इक्वेटर के पास स्थित है, साथ ही कोस्टल लोकेशन ऑफ द अरेबियन सी, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा पूरे साल 26.2 डिग्री से 28.7 डिग्री बना रहता है। इट इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर एंड हैज़ अ कोस्टल लोकेशन ऑन द अरेबियन सी। द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी इंश्योर लो सीजनल variations in temperature throughout the year 26.2 degree to 28.7 degree। क्वेश्चन नंबर बी है चेन्नई हैज मोर रेनफॉल ओनली आफ्टर द फ्यूरी ऑफ द मानसून इज ओवर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या चेन्नई में मोर रेनफॉल
पूरी कंट्री में मानसून आने के बाद आता है, अर्थात जब पूरी कंट्री में मानसून समाप्त हो जाता है तब चेन्नई में मानसून क्यों आता है, रेनफॉल क्यों होती है। इसका मेन रीज़न है कि चेन्नई में नॉर्थ ईस्ट से लौटते हुए मानसून विंड से रेनफॉल होता है। अक्टूबर से नवंबर के दौरान बे ऑफ बंगाल से नम हवाएं लेकर के आती हैं, जिससे चेन्नई में रेनफॉल होता है। चेन्नई रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट retreating monsoon winds which blow during October-November. These winds pick up moisture from the Bay of Bengal and bring rainfall to Chennai. और सी पर क्वेश्चन है, लेह has moderate precipitation almost throughout the year. आंसर है, लेह is located in the rain shadow region of the Himalayas. The Himalayas block the moisture-laden monsoon winds, so Leh receives very little rainfall. It also gets more precipitations as snowfall during winter. चलिए 7.5 की तरफ बढ़ते हैं. Despite these differences across regions, can you observe any sustainable evidence to conclude that the monsoon provide a very strong framework leading overall climate unity to the whole country? आपने टेबल में देखा कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टेशंस में, रीजन्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं. डिफरेंट एरियाज में, रीजन में कई सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई एविडेंस दे सकते हैं कि होल कंट्री में मानसून एक जैसा रहता है, जो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लीडिंग ओवरऑल क्लाइमेटिक यूनिटी टू द होल कंट्री. आप कह सकते हैं, यस, द मानसून इज अ यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर कंट्री. ऑल्दो रेनफॉल and temperature differ from region to region, the monsoon affects most the entire country. आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इंडिया में, पूरे इंडिया में मानसून का आना और जाना एक सीजनल पैटर्न्स को फॉलो करता है. दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंट्री के ज़्यादातर पार्ट्स में एग्रीकल्चर मानसून रेनफॉल पर डिपेंड होता है. अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रिवर्स, रिजर्वायर्स और ग्राउंड वाटर मानसून रेन से भर जाते हैं, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं. और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि द मानसून इन्फ्लुएंसेस एग्रीकल्चर, फेस्टिवल, डेली लाइफ एंड द इकोनॉमी थ्रू आउट इंडिया. चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ हाउसेज एंड क्लोथिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. एग्जामिन वेदर दे रिफ्लेक्ट एनी रिलेशनशिप विथ द क्लाइमेटिक कंडीशंस और द रिलीफ ऑफ दोज रीजन्स. इस क्वेश्चन में आपको इंडिया के डिफरेंट रीजन्स की हाउसेस के पिक्चर्स को और पीपल्स के कपड़ों की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और ये एग्जामिन करना है कि उन रीजन्स के क्लाइमेट कंडीशन वहाँ के हाउसेस या क्लॉथ से कोई रिलेशनशिप रखते हैं या नहीं. इंडिया के डिफरेंट रीजन्स के क्लॉथ्स और हाउसेस वहाँ के क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं. The houses and clothing of people is different regions are closely related to the climate and relief. For example, in Himachal Pradesh and Ladakh, people wear woolen cloths and houses has thick walls to protect from cold. केरला और आसाम की बात करें तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, जिसके कारण यहाँ के हाउसेस की जो रूफ होती है बहुत ज़्यादा स्लोपिंग होती है. इसी तरह से राजस्थान का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है, जैसे यहाँ पर लोग लूज और कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं. Thus, houses and clothing reflect the climate and relief of a region. तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ. दिस इज द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.